तो चलिए जी, अब शुरू करते हैं हम लोग अपना नेक्स्ट नया चैप्टर, और इस चैप्टर का नाम है बैच कॉस्टिंग। बैच कॉस्टिंग भी क्वेश्चन नंबर 4 के लिए एक इंपॉर्टेंट कॉन्टेस्टेंट है। आप पहले से जानते हैं क्वेश्चन नंबर 4 एक थोड़ा सा तंग ग्रुप है, और एक ऐसा क्वेश्चन है जिस पे काफी सारे चैप्टर्स मिलकर के आपस में compete कर रहे हैं। और प्रोसेस कॉस्टिंग भी इसी में से एक था जो हमने जस्ट फिनिश किया, और अब जब बैच भी पढ़ रहे हैं तो ये भी उसी ग्रुप से है। क्वेश्चन नंबर 4 से ग्रुप होने का मतलब यह है कि पॉसिबिलिटी यहाँ पे हर एक चैप्टर की 100% से कम है। इसके अलावा जितने भी बाकी चैप्टर्स हैं उन सब में पॉसिबिलिटी काफी ज्यादा होती है, कई चैप्टर्स की तो 100% ही हमें पता ही है। तो ऐसे में बैच कॉस्टिंग का प्रोबेबिलिटी क्या है, ये एग्जाम में कितनी बार आया है आउट ऑफ 6 टाइम्स, आइए उसको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले यही बता दूं आपको मैं कि 6 बार जो 2016 के सिलेबस के अब एग्जाम्स हुए हैं अभी तक, मैं बात कर रहा हूं ओनली ऑफ द रिटन बेस्ड एग्जामिनेशंस। तो रिटन एग्जामिनेशन में 6 बार, 2 ही बार शुरुआती 2 टर्म्स में ही आए थे बैच कॉस्टिंग के सवाल, एक बार 8 नंबर के लिए और एक बार 7 नंबर के लिए। आपके सामने है ये डिटेल्स। जून 2017 में, ये वैसे आपके पास में होगा डॉक्यूमेंट, जून 2017 में आपके पास में ये था, एंड दिसंबर 2017 में भी ये क्वेश्चन आया था। बस एक बार 8 मार्क्स के लिए और एक बार 9 मार्क्स के लिए, सॉरी मैंने 7 बोला था। तो बस ये 2 क्वेश्चंस आए थे, और बाद बाकी बैच कॉस्टिंग में इससे ज्यादा क्वेश्चंस तो हमने अपनी क्लास में किए, हमने अपनी स्टडी मैट से किए हैं बहुत सारे क्वेश्चंस। तो यस, देखा जा सकता है, बट अगेन इनके एग्जाम में आने के चांसेस क्या रहेंगे क्या नहीं रहेंगे, विल टॉक अबाउट दैट लेटर। चलो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले अगर मैं कैटेगरी नंबर 1 की बात करूं, यहाँ पे एक ही कैटेगरी है, वैसे दूसरी कैटेगरी जो है वो कोई लंबी चौड़ी कैटेगरी ही नहीं है। तो कैटेगरी नंबर 1 जो है वो है इकोनॉमिक बैच क्वांटिटी। इकोनॉमिक बैच क्वांटिटी में आपका जो फॉर्मूला होता है वो होता है EBQ का, यानी आप ढूंढ रहे हो इकोनॉमिक बैच क्वांटिटी। इकोनॉमिक बैच क्वांटिटी आपको बताता है कि आपको जब प्रोडक्शन करनी है तो एक बार में कितने यूनिट्स को प्रोड्यूस करना है। सो दैट विल टेल यू अबाउट द इकोनॉमिक बैच क्वांटिटी। इसका जो फॉर्मूला है वो है अंडर रूट ऑफ 2AS/C। नाउ दिस इज वेरी सिमिलर टू EOQ एज वेल, जो आपने मटेरियल में पढ़ा होगा। वहां पे होता है 2AO/C। ओ होता है कॉस्ट ऑफ ऑर्डरिंग या फिर कॉस्ट पर ऑर्डर। यहाँ पे एस की जगह आप समझ सकते हैं इट इज कॉस्ट पर सेटअप। बात बाकी सी ए सब कुछ सेम है। ए बस यहाँ पे अब ए एनुअल डिमांड ऑफ रॉ मटेरियल ना हो करके ये ए एनुअल प्रोडक्शन ऑफ FG हो जाएगा। अब ये थोड़ा अलग है, ध्यान रखिएगा। जब आप रॉ मटेरियल की बात करें देन ऑब्वियसली यू आर कंसर्न्ड अबाउट द एनुअल डिमांड और परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, बट व्हेन इट कम्स टू प्रोडक्शन, व्हेन इट कम्स टू बैच, व्हेन इट कम्स टू making finished goods, then in that case you are concerned about annual production of FG, ना कि annual demand of raw material। ये एक चीज का ख्याल रखना है। यहाँ पे ये सब बातें लिखी हुई है। ए क्या है, एस क्या है, सी क्या है, सब कुछ आपके लिए लिखा हुआ है। सी को कैलकुलेट करने का तरीका, तौर तरीका एकदम सिमिलर है। आप लेंगे एक रुपी का अमाउंट जो कि पर यूनिट पे दिया होना चाहिए, और परसेंटेज जो कि पर एनम पे दिया होना चाहिए। जब आप ऐसा करोगे तो आपका जो फाइनल रिजल्ट आएगा वो आएगा पर यूनिट पर एनम। क्लियर? पर यूनिट पर एनम आपको मिलेगा ही कैसे, ये कंपाउंड यूनिट, जब आप एक पर यूनिट के आइटम को पर एनम के आइटम से मल्टीप्लाई करेंगे। लेकिन हेयर इज अ कैच। कैच ये है कि जब हम रॉ मटेरियल के लिए ये कैलकुलेशन करते थे सी की, तब हम लेते थे कॉस्ट पर यूनिट ऑफ रॉ मटेरियल। लेकिन अब हम कॉस्ट पर यूनिट ऑफ रॉ मटेरियल नहीं, बल्कि कॉस्ट पर यूनिट ऑफ गुड्स प्रोड्यूस लेंगे, यानी कि वी विल बी टेकिंग COP पर यूनिट। तो यहाँ पे जो रुपी पर यूनिट है उसमें आप लेने वाले हो COP पर यूनिट, एंड यू आर गोइंग टू मल्टीप्लाई इट विद सम परसेंटेज पर एनम। गोज विदाउट सेइंग, सवाल में हो सकता है परसेंटेज पर एनम ना दे, परसेंटेज पर मंथ दे, इनटू 12 करना अपनी जिम्मेवारी हम करेंगे। बाद बाकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पर यूनिट इनटू परसेंटेज पर एनम जो मैंने बताया वो यहाँ पे भी लिखा हुआ है। इसके अलावा टोटल सेटअप कॉस्ट निकालने के लिए नंबर ऑफ सेटअप्स चाहिए, जिसका फॉर्मूला होगा A/BQ। यही A/OQ होता था मटेरियल के केस में, यहाँ पे हो जाएगा A/BQ इंटू S, वहां होता था इंटू O। एंड इसके अलावा कैरिंग कॉस्ट सेम सेम फॉर्मूला, वहां होता था OQ डिवाइडेड बाई 2 इंटू सी, यहाँ होगा BQ डिवाइडेड बाई 2 इंटू सी। नथिंग डिफरेंट, कुछ भी इसके वजह से बदलता नहीं है, ये बात ध्यान रखिएगा। ठीक है, इसी के ऊपर में अब हमारा क्वेश्चन नंबर 1 जो है, जो कि जून 2017 का क्वेश्चन था, वो बनता है। इसके बाद हालांकि एक और कैटेगरी है जिस कैटेगरी को इलेबोरेट मैंने नहीं किया। वो कैटेगरी क्या है? बैच कॉस्ट शीट। ना, बैच कॉस्ट शीट क्या है? कुछ नहीं यार, यूनिट कॉस्टिंग आपने प्रैक्टिस किया होगा, उसमें भी कॉस्ट शीट होता है, और वो भी लगभग सेम ही चीज है। ठीक है, सो यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट
और कंप्लीट अ कॉस्ट शीट, और एक बार कॉस्ट शीट कंप्लीट हो जाए तो उसके बाद में आपको पर यूनिट पे खर्चे आइडेंटिफाई करने हैं। मैं पहले भी कह चुका हूं, अभी फिर कह रहा हूं, ये बैच कॉस्टिंग के नाम से या बैच कॉस्ट शीट के नाम से आ गया तो पहचान लिया हमने, बट अदरवाइज हम इसको बोलते हैं ये कॉस्ट शीट का सवाल है। ठीक है, सो देर इज नो सच डिस्टिंक्शन दैट कैन बी इजिली ड्रॉन बिटवीन बैच कॉस्टिंग और बैच कॉस्ट शीट एंड नॉर्मल कॉस्ट शीट, तो ये चीज का ध्यान रखना है। खैर एनीवेज, हम कैटेगरी नंबर 2 में वापस आएंगे। फिलहाल कैटेगरी नंबर 1 का सवाल देख लेते हैं। सवाल आसान सा है। यहाँ पे एक फैक्ट्री है जो कि प्रोड्यूस करती है और सप्लाई करती है 48,000 यूनिट्स ऑफ कंपोनेंट्स टू अ कस्टमर। कैरिंग कॉस्ट दिया हुआ है लेकिन पर मंथ पे दिया हुआ है, ध्यान दीजिएगा। इसके अलावा सेटअप कॉस्ट दिया हुआ है जो कि 3600 रुपए पर प्रोडक्शन रन है, यानी सीधी सीधी एस की वैल्यू दी हुई है। आपको बोला है कि आपको एक ईबीक्यू बताना है, बता देंगे। इसके अलावा आपको ये बोल रहा है कि आपने हर रन का जो खर्चा है उसको कम करवा लिया है। जो पहले 3600 रुपए था वो 1200 ही हो जाएगा। ठीक है, तो आपको बताना है कि आप अपने खर्चों को कैसे मिनिमाइज करोगे। ठीक है, इसके अलावा क्वांटिटीज 1 और 2 के बीच में कोई भी अगर आपकी इंक्रीमेंटल सेविंग्स या फिर खर्चे हैं तो उन सब चीजों के बारे में हम बात करने वाले हैं। ओके, एक बार इसको वापस मैं पढ़ लेता हूं। इट इज फाउंड दैट द डाई एंड द हाइड्रोलिक मैकेनिज्म गेट्स हीटेड अप एंड ओके एंड रिप्लेस बाय अ न्यू वन एट अ कॉस्ट ऑफ 1200 फॉर ईच रन। ओके, ये एक एडिशनल खर्चा आ रहा है। मतलब 3600 तो आपके पास पहले से ही है, 3600 आपके पास पहले से है, इसमें 1200 रुपए का और खर्चा हो रहा है। तो बेसिकली बोल रहे हैं कि कोई मैकेनिज्म है जिसके दौरान हीटिंग अप हो जा रही है, हीट होने से कोई एक पुर्जा है, कोई एक पार्ट है जिसको आपको रिप्लेस करना पड़ रहा है 1200 रुपए से हर रन के ऊपर। तो 3600 प्लस 1200 4800 का हिसाब बनेगा। ठीक है, हम कर लेंगे और बाद बाकी इन दोनों के डिफरेंसेस के बारे में बात कर रहे हैं। विल टॉक अबाउट दैट। आइए देखते हैं इसका सोल्यूशन कैसे दिखता है। इसका सोल्यूशन मैंने अपना हैंडवर्क यहाँ पे कर रखा है। अगर आपको भी ये कॉपी करना है, वैसे एफिशिएंटली तो नहीं करना चाहिए बिकॉज दिस सजेस्टेड आंसर कैन बी डाउनलोडेड फ्रॉम द सीएमए वेबसाइट एज वेल। तो जाएं और बिंदास सजेस्टेड आंसर डाउनलोड कर लें, बट जस्ट इन केस आपको फिर भी कॉपी करना है, पॉज करें वीडियो को एंड कॉपी इट। तो यहाँ पे आपका जून 2017 का आप देख सकते हैं, मैंने ए की वैल्यू यहाँ पे लिखी है 48,000, वो दी हुई थी स्ट्रेट अवे। सी की वैल्यू 2 दी हुई थी, मैंने इंटू 12 किया क्योंकि वो पर मंथ दिया हुआ था। 24 रुपीज सी की वैल्यू पकड़ी, एस पकड़ा 3600। इसको सॉल्व किया, 3795 हमारा ईबीक्यू का फॉर्मूला लगाने के बाद आया। याद रखें ईबीक्यू का फॉर्मूला होता है 2as डिवाइडेड बाई सी, करेक्ट, ये सब अंडर रूट के केस में। इसके अलावा रिवाइज्ड ईबीक्यू हमने जो दोबारा निकाला उसमें आप देख सकते हैं बड़ी शातिराई से 3600 के जगह 4800 हमने पकड़ लिया, बस दैट्स इट, और हमने कुछ नहीं किया। जो हमारा सेटअप कॉस्ट था 3600, उसमें अब एक प्रोडक्शन रन के हिसाब से खर्चा और बढ़ गया है एंड दैट इज 1200 रुपीज। तो वो 3600 प्लस 1200 4800 का खर्चा हो गया। बाद बाकी कोई भी इंफॉर्मेशन बदल नहीं रही है, तो ये भी चेंज हो गया जी। अब क्योंकि ये चेंज हुआ है तो जाहिर सी बात है हमें दोनों जगह कॉस्ट कैलकुलेट करना पड़ेगा। हमने कॉस्ट जब 1 में कैलकुलेट करने की शुरुआत करी तो देखो क्या क्या हुआ। सबसे पहले मैंने कैलकुलेट किया नंबर ऑफ सेटअप्स। नंबर ऑफ सेटअप्स की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे फॉर्मूला होता है ए बाई बी क्यू। हमारा बी क्यू आया 3795, ए का वैल्यू तो 48,000 पहले से था, तो 13 सेटअप्स आए राउंडिंग ऑफ करने के बाद में। तो 13 सेटअप का 3600 रुपए करके 46,800 रुपए तो होता है आपका सेटअप का। इसके अलावा आपने क्योंकि कैरी भी किया है यूनिट्स को, तो कैरी करने के लिए आपको ये पहले पता करना है कि आपकी बैच क्वांटिटी कितनी आ रही है या फिर एक एक बार में आप कितनी क्वांटिटी कैरी कर रहे हो। 3693 क्वांटिटी आप एक बार में कैरी कर रहे हो। क्लियर। अब ये देखो ये क्या हो रहा है, अब थोड़ा सा डिफरेंस क्यों आ जा रहा है समझो। यहाँ पे क्योंकि आपने राउंडिंग ऑफ करी, आप देखो 12.65 था, इसको राउंडिंग ऑफ करके कहां पहुंचे 13। तो जाहिर सी बात है आपका जो रिजल्ट है वो 3795 से भी चेंज हो जाएगा। ठीक है, एंड दैट हैज बिकम 3693। अब ये एकदम माइनर डिफरेंस ले आएगा आपके आंसर्स में, लेकिन फिर भी डिफरेंस आएगा। तो अगर आप फॉलो करना चाहते हैं इसको फॉलो कर सकते हैं, नहीं तो एक ऑल्टरनेटिव है। ऑल्टरनेटिव यही है कि आप मत देखो कुछ, सीधा लगाओ 3795 डिवाइडेड बाई 2 इंटू सी। क्लियर, तो वो भी आप कर सकते थे। हालांकि इंस्टीट्यूट ने इसको 3693 डिवाइडेड बाई 2 इंटू सी किया और उसका रिजल्ट निकाला। बाद बाकी टोटल कॉस्ट निकाला विच इज 91,116। अब यहीं पे जब 2 यानी कंडीशंस बदल गई तब क्या होगा, तब नंबर ऑफ सेटअप्स भी बदल गए, क्योंकि अब अपना ए का वैल्यू तो 48,000 है, सही है, लेकिन बीक्यू दूसरा आंसर आया था, बीक्यू आया था 4382, हमने डिवाइड करके निकाल लिया। तो यहाँ पे टोटल सेटअप्स आ गए। एंड इसके बाद में अगर आप यहाँ पे बैच क्वांटिटी देखोगे तो बैच क्वांटिटी भी आ गई 4364। वही सेम प्रोसेस से वापस इसका भी आंसर निकाला गया और इसका कॉस्ट भी निकाला गया। दोनों में अगर आप डिफरेंस देखोगे तो डिफरेंस आ रहा है 14,052 का, 14,052 रुपीज का डिफरेंस आ रहा है। एंड ऑब्वियसली दूसरे वाले केस में खर्चा ज्यादा ही आना चाहिए क्योंकि आपके प्रोडक्शन रन के ही खर्चे बढ़ गए।
सो प्रोडक्शन रन के खर्चे बढ़ने की वजह से टोटल कॉस्ट बढ़ के आना ही था, कोई बड़ी बात थी ही नहीं, सेविंग्स का तो कोई बात ही नहीं था। तो बस ये डिफरेंस रहा दोनों के बीच में। जहां तक बात है इस सवाल की, सॉल्यूशन की, मेरे हिसाब से काफी ज्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड ये सवाल रहा, बहुत आसान था, सॉल्यूशन भी बहुत आसान था। ये अगर 8 नंबर के लिए आपके एग्जाम में वापस दोबारा आ जाए तो मैं यही कहूंगा कि भाई मजे हैं और बहुत ही बढ़िया रहेगा आपके लिए। सो अगर एग्जाम में आए तो उससे बढ़िया कुछ भी नहीं होगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अप इज क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे इस सवाल में हमें एक कॉशीट बनाने के लिए बोला जा रहा है। यहाँ पे हम लोगों को ये बोला है कि एक कंपोनेंट है सिटी प्राइड विच इज मेड इंटायरली ऑफ कॉस्ट सेंटर 200, जो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। मटेरियल 6 पैसे का है पर कंपोनेंट, इसके अलावा 10 मिनट लगता है उसको प्रोड्यूस करने में, लेबर कॉस्ट कैलकुलेट करने के लिए काम आने वाला है। मशीन ऑपरेटर 72 पैसे पर आर लेता है और मशीन आर रेट है 1.5। ये देख रहे हो आप, समझ रहे हो? अब आप देखो इस लाइन का मतलब क्या है। इस लाइन का मतलब ये है कि आपको बता दे कितना समय खर्च हो रहा है, और उसके बाद में दो रेट्स आपके सामने ही रख दी, एक मशीन ऑपरेटर की रेट रख दी और एक मशीन की खुद की रेट रख दी। तो दोनों को हिसाब लगा करके आपको यहाँ पे चार्ज करना पड़ेगा ओवरहेड्स। इसके अलावा सेटअप करने में लग रहे हैं 2.5 घंटे। ओके ठीक है, इसके बेसिस पे ही आपको बोल रहा है कि आप अपने खर्चे वर्चे सारे बताओ। ठीक है जी, ओके। आइए देखते हैं इसमें क्या होने वाला है। हाँ, यहाँ पे इन्होंने बोला है कि आप कैलकुलेशन जब करोगे तो आप ये अज्यूम करते हुए कैलकुलेशन करोगे कि एक बार में 10 कंपोनेंट आप बना रहे हो एक बैच में, या फिर 100 बना रहे हो, या फिर 1000 बना रहे हो। जाहिर सी बात है जितने ज्यादा आप कंपोनेंट्स बनाओगे एक बार में आपके लिए उतना इकोनॉमिकल पड़ते जाएगा, जो कि आंसर्स में भी क्लियरली रिफ्लेक्ट कर रहा है। लेकिन ये होगा कैसे, आइए इसका भी सोल्यूशन देखते हैं। इसके सॉल्यूशन को अगर आप यहां ऑब्जर्व करेंगे तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मैंने 3 आंसर्स पुट अप कर रखे हैं, बैच 10, 100 एंड 1000 के। ठीक है ना, बैच 10, 100 और 1000 के। तो ये बैच 10 क्या बता रहा है, ये बता रहा है कि आपने एक बैच में 10 कंपोनेंट्स बनाए हैं। यहाँ पे सबसे पहले अगर आप खर्चा देखोगे तो आप देख रहे हो यहाँ पे कहीं पे भी मटेरियल का खर्चा नहीं लिया। क्यों नहीं लिया भैया मटेरियल का खर्चा? मटेरियल का खर्चा इसलिए नहीं लिया क्योंकि वो इरेलीवेंट हो गया। आप कितना भी बनाओ, 10 करके बनाओ, 100 करके बनाओ, 1000 करके बनाओ, मटेरियल तो सब में एक बराबर ही लगने वाला है कि उधर भी कुछ छूट वूट है, कोई छूट नहीं है। तो वहां पे जब खर्चा ही सेम रहने वाला है तो मटेरियल के खर्चे के बारे में बात यहां नहीं करी। हमने सिर्फ दो खर्चों के बारे में बात करी, एक है सेटअप का और एक है प्रोडक्शन से रिलेटेड खर्चों का। क्लियर? अब अच्छा, कंपोनेंट खर्चा यहाँ दिख तो गया मुझे, रॉ मटेरियल नहीं बोल करके कंपोनेंट बोल करके लिखा हुआ है, लेकिन अगेन अगर आप देखोगे तो वो इररिलेवेंट ही हो गया क्योंकि सब में वो खर्चा क्या है, सेम है। ठीक है ना, सवाल में पूछा क्या गया था, टोटल कॉस्ट अगर पूछा गया था तो ही शायद ये किया गया होगा। हाँ जी, टोटल ही पूछा गया था। ओके, सवाल में ये नहीं पूछा था कौन से में कितना सेविंग्स है, दे जस्ट आस्क्ड अस टोटल बताओ, तो टोटल में फिर कंपोनेंट दिखाना पड़ेगा। अब ये समझो मेरी बात वापस, अगर अपने को बोलता कि बताओ किस में कितना ज्यादा इंक्रीमेंटल कॉस्ट आ रहा है, तब आप मटेरियल को इररिलेवेंट दिखा देते, आपका काम हो जाता। लेकिन क्योंकि यहाँ पे इंक्रीमेंटल अप्रोच नहीं पूछा, यहाँ पे क्या पूछा हमको, टोटल बेसिस, इसलिए ये दिखाना जरूरी था और ये दिखाया भी है, तो अच्छी बात है, यहाँ पे वर्किंग्स में ये दिख रहा है। क्लियर? तो ये कंपोनेंट्स हो गए और कंपोनेंट यहाँ पे शो कर दिए। ये तो आसान है, देखो ये बहुत आसान है। कंपोनेंट कितने ही कंपोनेंट आप बनाओ, 6 पैसे करके उस पर खर्च होगा, तो 6 पैसे पर यूनिट साइड पे हमने डाल दिए। बाद बाकी अगर आप एक बार में 10 बना रहे हो तो इंटू 10, एक बार में 100 तो इंटू 100 और एक बार में 1000 तो इंटू 1000। इसके अलावा अब अगर आप यहाँ गौर करोगे तो सेटअप के खर्चे में ध्यान रखिए, आपने 2.5 घंटे सेटअप किए हैं, तो 2.5 घंटे यानी 2.5 आवर्स तक का सेटअप है, और दो ओवरहेड रेट्स आपको दी हुई है, एक है आपके मशीन ऑपरेटर की और एक है आपकी मशीन की खुद की। तो मशीन ऑपरेटर की रेट है 72 पैसे घंटे की, यानी 72 पैसे पर आवर, एंड 1.5 रुपीज पर आवर की रेट दी हुई है मशीन की। तो इस हिसाब से आपका जो भी रेट बनता है वो यहाँ पे चार्ज हो जाएगा। टोटल में आप देख सकते हैं सारी अमाउंट्स को हमने यहाँ पे लिख डाला। ठीक है, लेकिन टोटल के बाद में पर यूनिट पे करने के लिए डिवाइड बाई 10, डिवाइड बाई 100 एंड डिवाइड बाई 1000 रेस्पेक्टिवली कर लीजिएगा। इसके अलावा आप प्रोडक्शन भी कर रहे हो, तो प्रोडक्शन करने में आपको कितनी देर लग रही है, एक कंपोनेंट बनाने में, तो भाई प्रोडक्शन करते वक्त हमें एक कंपोनेंट को बनाने में लग रहे हैं 10 मिनट। करेक्ट? तो वो 10 मिनट के हिसाब से पर यूनिट पे ये कैलकुलेशंस आ रही है। ठीक है, ये जो रिजल्ट्स आ रहे हैं ना, ये पर यूनिट पे आ रहे हैं, ध्यान रखिएगा। ये डिफरेंस होता है, सेटअप कॉस्ट जो होते हैं वो फिक्स कॉस्ट होते हैं, तो वो टोटल बेसिस पे आते हैं, लेकिन जो प्रोडक्शन कॉस्ट होते हैं वो वेरिएबल कॉस्ट होते हैं, तो वो पर यूनिट बेसिस पे आते हैं। तो यहाँ पे आप जो रिजल्ट्स देख रहे हैं, 10 मिनट आपको लगी 72 पैसे घंटे के, करेक्ट? सो 72 पैसे फॉर 60 मिनट्स, देन फॉर 10 मिनट्स हाउ मच, ओनली 12 पैसे। सिमिलरली 1.5 रुपीज पर आवर, so that is for 60 minutes, how much for 10 minutes,
10/60 करके वो भी निकल जाएगा, वो 25 पैसे आया। तो आप देख सकते हैं कि आप 10 करके बनाओ, 100 करके बनाओ या 1000 करके बनाओ, आपका पर यूनिट जो कॉस्ट है वो आएगा 0.12 एंड 0.25 रेस्पेक्टिवली फॉर ऑल द लेवल्स। इसके बाद में बस इंटू 10 इंटू 100 और इंटू 1000 करके टोटल कॉलम तक पहुंचा जा सकता है। टोटल कॉलम के सारे रिजल्ट्स आपके सामने हैं, क्लियर? ये रहे आपके सामने सारे रिजल्ट्स एंड पर यूनिट के जो रिजल्ट्स हैं वो भी आपके सामने है, क्लियर? और ये पर यूनिट के रिजल्ट्स ऑब्वियसली आप मैच कर सकते हैं, इट इज देयर गिवन इन द शीट एज वेल। तो ये था एकदम सिंपल सा बैच कॉस्टिंग का कवरेज, जिसमें बैच कॉस्टिंग के हमने दोनों सवाल देख लिए हैं। याद रखिए बैच कॉस्टिंग अगेन कम्स फ्रॉम अ वेरी वेरी कॉम्पिटिटिव स्पेस, इसी वजह से बैच कॉस्टिंग पास्ट में बहुत ज्यादा नहीं पूछा गया है एंड कॉस्ट शीट में ये गुम भी हो जाता है कहीं पे। सो बैच कॉस्टिंग को लेकर के बहुत ज्यादा क्वेश्चनिंग नहीं आई है, बट दैट डज नॉट मीन दिस टॉपिक इज नॉट इंपॉर्टेंट, क्योंकि चलो बैच कॉस्टिंग के नाम से नहीं आएगा लेकिन ईओक्यू तो पूछेंगे ही पूछेंगे, करेक्ट? कॉस्ट शीट तो पूछेंगे ही पूछेंगे। सो यू स्टिल हैव टू अंडरस्टैंड हाउ टू क्रिएट कॉस्ट शीट, यू स्टिल हैव टू लर्न हाउ टू क्रिएट ईओक्यू एंड हाउ टू कैलकुलेट ईओक्यू एंड एवरीथिंग। तो यस, उसमें कोई दो राय है नहीं, चैप्टर अच्छा है, सिंपल है, अकरेंस थोड़ी कम है बट चलता है। सो बस इतना ही। नेक्स्ट चैप्टर में अब मिलते हैं, नेक्स्ट चैप्टर में एक और नया अच्छा चैप्टर उठाएंगे एंड उसको भी ऐसे ही कंप्लीट करेंगे।